आज का जो टॉपिक है हमारा वो रे ऑप्टिक क्लास 12 के लिए है। इन पे देख सकते हैं टॉपिक है आपके पास रे ऑप्टिक। अब ये जो रे ऑप्टिक के जो टॉपिक्स हैं ये क्लास 12 के लिए रहता है। ठीक है, क्लास 12। तो इसमें मेनली बातें क्या चीज की होती है, बातें आपके लाइट्स को लेके रहती हैं कि लाइट एक्चुअली ट्रेवल कैसे करते हैं ये। ठीक है, और साथ ही साथ आपने ये क्लास 10th में भी पढ़ा है, 8 में पढ़े हैं कि एक्चुअली ट्रेवल कैसे करते हैं। इसमें सबसे बड़ी मेनली बात ये होती है कि लाइट जो कि ट्रेवल करती है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये स्ट्रेट लाइन में जिनके पास इनका खुद का वेवलेंथ रहता है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया भी गया है, इस चीज को मेंशन किया गया है कि ये एक इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव के थ्रू ट्रेवल करती है। जिनका इनका खुद का बताया गया कि इनमें ये जो विजिबल लाइट होती है जिनका वेवलेंथ ऑलमोस्ट, आप कह सकते हो जो इनका वेवलेंथ हमें जो विजिबल लाइट का रहता है वो करीबन 400 नैनोमीटर से 720 के आसपास नैनोमीटर तक का रहता है। ठीक है, अब बाकी तो इसमें बहुत लंबे डिटेल है और ज्यादातर मैं ये कोशिश ये कर रहा हूँ कि जितने ज्यादा इसमें 12वीं क्लास को लेके सवाल आते हैं तो बस उतने पे बात करूं। ठीक है, तो अब इसमें आप ये पहले अपने फिगर देख सकते हैं, ये फिगर आपके पास यहाँ पे है। फिगर में साफ साफ एक चीज आपको डायग्राम दिख रहा होगा, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, द इंसिडेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रिफ्लेक्टेड रे सरफेस इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो अब ये चीजें है क्या, ये क्या एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो आपने ये देखा कि लाइट स्टेट में ट्रेवल करती है, और भी इसमें चीज रहते हैं कि ये वेव के फॉर्म में, मतलब एक तो स्ट्रेट और दूसरा वेव, ऐसा थोड़े कर्व के फॉर्म में, इसके फॉर्म में ट्रेवल करते हैं। यहाँ पे जो हम जो बात कर पढ़ रहे हैं वो हमारा है कि एकदम वो स्ट्रेट में ट्रेवल करते हैं, इस चीज को लेकर हम बात समझा रहे हैं आपको। ओके, तो देखिए सवाल आपको जाता है, जो सवाल आता है ये सवाल ऐसा रहता है कि व्हाट इज द रिफ्लेक्टिंग ऑफ लाइट। रिफ्लेक्टिंग लाइट होते क्या है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझाना है। आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, डायग्राम साफ साफ किया, ये आपके पास एक प्लेन सरफेस है और यहाँ पे एक इंसिडेंस रे और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, और बीच में ये एक इमेजिनरी लाइन, इसको नॉर्मल नॉर्मल रे के नाम दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब एक सरफेस, एक तरफ पॉलिश वाला सरफेस रहता है, पॉलिश टाइप का रहता है, सिल्वर पॉलिश, और अगर ये आपका इंसिडेंस रे है तो वहीं से फिर दूसरे तरफ ये एक रिफ्लेक्टेड रे का निकलना इनका रहता है, बीच में एक नॉर्मल रे रहते हैं। अब ये का आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये आपका एंगल ऑफ आर। ओके, अब ये दोनों होते क्या हैं, तो ये दोनों रहते हैं आपके एंगल आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, आर इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए अगर आपके एग्जाम में ये सवाल है तो कितना क्या लिखना है, तो पहले आपको ये डायग्राम बना लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है लॉ। तो ठीक है, हम यहाँ पे लॉ एक्सप्लेन कर देते हैं। लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप अगर ध्यान से देखो इस फिगर में तो यहां साफ साफ क्या हो रहा है कि ये सभी एक जगह मिल रहे हैं, मतलब पहली इनकी जो लाइन होने वाली है, पहली पॉइंट ये होंगे कि इंसिडेंस सॉरी इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर lie at सेम पॉइंट। ओके, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा में अब ये लिखना है, आप साफ साफ देखिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है,
और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो आपस में कैसे हैं, बराबर है, तो ये भी पॉइंट लिख दीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब अब ये क्या आ गया हमारे पास कि अगर मेरे पास ये सवाल मेरे पास आते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो आप बस ये दो चीज करिए, पहला तो ये डायग्राम बनाइए, ये समझाइए, मतलब आपको डायग्राम बताना पड़ेगा कि ये देखिए हम यहाँ पे एक और मिस्टेक रहेगा हमारे पास कि ये जो है आई है, ये जो है आर है, ठीक है, और ये एन है, तो यहाँ बताइए वेयर आई इज इक्वल टू इंसिडेंस रे, ओके, आर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड रे एंड एन इज इक्वल टू नॉर्मल। ये आपका एक केस खत्म हो गया। अब बात करते हैं आगे चल के कि यही चीजें जब तक देखो प्लेन चल रही तब तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करेंगे ना प्लेन तक, अगर ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो या तो उसमें सवाल कैसे रहते हैं कि ये सामने ऑब्जेक्ट है, मतलब ये आपका ये सरफेस मैंने बनाया, मैंने प्लेन मिरर बना लिया, और मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां खड़ा है और इनकी दूरी आपस में 20 सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो अब ये जो रहा, अब ये जो बना है ये क्या है आपके पास u है, ठीक है। अब इसमें ऐसा आता है कि अब ये इमेज कहां बनेगा, तो इमेज मिरर के अंदर ही बनेगा। तो अब ये यहां कहीं पे इसके सामने ही जैसा दिखता है हूबहू वैसा ही बनेगा, इसीलिए हम इसको ऐसे लोग क्या कहते हैं, वो आपका लेटरल इन्वर्जन, लेटरल इन्वर्जन है, तो फिर आपके पास आप कह सकते हो इसको मिरर इमेज, ओके। तो जितना हाइट इस ऑब्जेक्ट का है उतना ही हाइट इस इमेज का भी रहेगा, और जितनी डिस्टेंस से ये यहां से दूरी पे है, मिरर के दूरी से है, उतना ही दूरी अंदर भी बनने वाला है, मतलब इमेज भी मिरर के सरफेस से होते हुए इमेज भी उतने दूरी पे जाके बनने वाला है। ये तो था प्लेन मिरर को लेके, लेकिन अगर क्या हो कि अगर वो मिरर ही, मतलब मैं बात कर रहा हूं प्लेन को मैं स्पेरिकल बना दूं, स्पेरिकल, तो देख सकते हैं आपके पास ये फिगर है स्पेरिकल टाइप को लेके, तो कार्टेशियन साइन ऑफ कन्वेक्शनल। अब ये आखिरकार ये अपवर्ड की तरफ है, ये रे आ रहा है, ये डाउनवर्ड की तरफ है, ये बाहर की तरफ यहाँ पे जा रहा है, तो ये एक्चुअली क्या कहना चाहता है तो समझे कैसे। तो देखिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा नॉर्मली एक जो आपके पास कर्व सरफेस वाला कर्व टाइप का मैंने एक मिरर तैयार कर लिया, मैंने बीच में एक लाइन बना ली, क्यों, ये आपका पोल, ये आपका फोकल लेंथ, ये आपका कर्वेचर, और इसको हम नाम देते हैं, या फिर यहाँ पे तो नाम लिखा गया है प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ राइट फिगर बना हुआ प्रिंसिपल एक्सिस को लेके। अब यहाँ एक बात और समझिएगा, जो भी चीज सामने के तरफ से आ रही है, क्योंकि इसको कहेंगे इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, और इसे कहेंगे बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। तो जो भी चीज यहां से आ रही है, तो यहां पर इसको हम नाम क्या दे देंगे कि सोर्स है, सोर्स के पास जो भी निकल रहे हैं, तो इस तरफ जो भी है, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी है वो सारे के सारे क्या शो करेंगे, नेगेटिव, ये नेगेटिव वाले शो करेंगे, और जो बिहाइंड की तरफ बैठने वाले हैं वो क्या शो करने वाले हैं, पॉजिटिव, ओके। तो अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट जो होगा हमेशा वो मिरर के इन फ्रंट रहेगा, सामने ही मिरर के सामने रहेगा। अगर मिरर के सामने रहेगा तो इसका मतलब हमेशा ही ऑब्जेक्ट जो है वो नेगेटिव होने वाला है। अब इमेज कहां बन रहा है, हम जब प्लेन मिरर की बात करें तो सेम साइज का बन रहा था, लेकिन वही बात करेंगे हम जब कर्व की बात करेंगे तो कर्व में ऐसा नहीं रहता है, कर्व में कभी सामने बन, कभी या तो इसमें उल्टा बनता है, तो या तो मिरर के पीछे की तरफ बनता है। अगर मान लो मिरर के इसी तरफ बना तो वो हमेशा वो आपको उल्टा नजर आएगा, मतलब ये जो प्रिंसिपल लाइन है ना इससे उल्टा नजर आएगा, तो हम ऐसे को नाम देते हैं इन्वर्टेड,
इन्वर्टेड। इफ अगर मिरर के ऊपर की तरफ बन गया, मतलब ये जो प्रिंसिपल लाइन है इसके ऊपर की तरफ बन गया, तो इसे हम नाम देंगे इरेक्ट। इरेक्ट, ओके, इतना रहा। अब ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं तो खड़ा होगा, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहां पे खड़ा, ये मेरा ओ, ये मेरा आई, ओके, इतना रहा। अब अगर ऊपर की तरफ खड़ा है तो हमें इसमें यहां पे एक और नाम पढ़ने के लिए मिलेगा, वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, एच डैश से पुकारते हैं। अब ये इन दोनों में, मतलब देखिए, या तो यहां या तो यहां, ये क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो मैं इसको मैं क्या नाम दे दूंगा, मैं तो शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इसको मैं क्या लिख देता हूं, इमेज। इमेज, अब इमेज है तो प्रिंसिपल लाइन से होते हुए डाउनवर्ड की तरफ कुछ बन रहा है, ये तो ये क्या बन जाएंगे, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज डाउनवर्ड की तरफ गया, इन्वर्टेड है, मतलब अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहूं तो एच डैश है आपके टेक्स्ट बुक में। अब यहां पे तो मैं आपको थोड़ा वापस फिगर पे लेके आता हूं, तो जो भी इधर से आ रहे हैं वो क्या होंगे, नेगेटिव। जो इधर की तरफ पड़ गए वो क्या होंगे, पॉजिटिव, ओके। जो अपवर्ड की तरफ है वो भी होंगे पॉजिटिव, लेकिन अगर डाउनवर्ड की तरफ हुए तो वो हो जाएंगे नेगेटिव। इसलिए उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है, डिस्टेंस डिस्टेंस अगेंस्ट द लाइट इंसिडेंस रे इज नेगेटिव, हाइट डाउनवर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव, डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंस लाइन, मतलब इस सब लाइन जाते जा रही है, सारी रेस सब जाते जा रही है, अगर सब चली गई तो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव, ठीक है। अगर ऊपर की तरफ बन गया तो यहाँ पे एच भी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव, ऐसा के पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इसको वापस मिड वापस देता हूं मैं, ऊपर की तरफ रहा तो एच क्या है आपके पास, पॉजिटिव, पर एच डैश बनने वाले हैं। तो देखिए ये क्या था आपको, मैंने क्या समझाया, साइन कन्वेंशन को लेकर समझाया, ठीक है। तो वापस ऊपर हम देख लेते हैं हम लोग कि रे ऑप्टिक्स क्या होता है। बहुत सिंपल वे में रे ऑप्टिक्स क्या है, ज्यादा हमें जानने की जरूरत नहीं है। रिफ्लेक्शन रे किसे कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, उसके लॉ क्या होते हैं, मैंने यहाँ फिगर बता दिए, कितना क्या लिखना है वो बता दिया। साइन कन्वेंशनल बस ये चीज आपका एक्स्ट्रा है, समझे, समझने के लिए, क्योंकि आगे चलकर हमें जाके न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट वाले में जाते हैं। ये देखिए, अब एक और सवाल करके आपके पास आता है, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अगर आप अभी आप फ्री में अगर आप ये डायग्राम को देखेंगे ध्यान से, डायग्राम आपको पहले ये डायग्राम बनाना होगा, मतलब जैसे उन्होंने कहा रिलेशन बिटवीन द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले आपको ये फिगर बनाना है। फिगर बना लिया आपने, फिगर को ध्यान से देखिए, ये टेक्स्ट बुक का फिगर मैंने यहाँ बनाया, मैंने स्फेरिकल मिरर लिए, यहाँ पे पॉइंट सी कर्वेचर है, यहाँ आपके पास फोकल है, यहाँ से एक रे जा रही है और रे यहाँ से जाते हुए निकल जा रही है, ठीक है। अब यहां से एम से एक पैरेलल डाउनवर्ड की तरफ है जो कि परपेंडिकुलर है, और सी, अगर सी की बात करें तो सी से अगर हम एक सीधी रेखा बनाए तो ये नॉर्मली, देखो अब ये कहोगे कि ये नॉर्मली कैसे बनेंगे, तो ध्यान से देखिए, तो ये जो है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो बीच वाला क्या होगा, नॉर्मल। तो अब यही सब हमें लिखना, एक अच्छे स्टेटमेंट के फॉर्म में हमें लिखना है। तो हम पहले क्या करेंगे, लेट consider sorry let c be the center of curvature of the spherical mirror, ओके। पहला ये हो गया, हमने इसको डिस्क्राइब कर लिया, बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। देन नाउ cm is perpendicular on the m point which act as the normal on spherical mirror, ये पॉइंट कर दिया, ये दोनों चीज में एक्सप्लेन कर दिए।
अब देखिए ध्यान से कि यहाँ से फिगर आ रहे हैं। ओके, एक इंसिडेंस रे आ रहे, स्ट्राइक कर रहे हैं, फिर यहाँ से क्या रहा है, यहाँ चला जा रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास एक ऐसा रे, ये ऐसा और ये ऐसा, कुल मिलाकर आपके पास ये तैयार होता है। ठीक है, तो कह सकते हो फ्रॉम द फिगर एंगल, अगर मैं यहाँ पे नाम दे दूं, मैं इसको, मैं कुछ अगर नाम दे दूं मैं आपका, यहाँ पे मैं सी एफ डी एम, मैं यहाँ पे अगर इसको नाम दे दूं एन, तो एन एम सी इज इक्वल टू एंगल ऑफ एम सी पी इज इक्वल टू थीटा। ओके, ये पहला हो गया। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात कहूं आपको मैं कि ठीक है आपको थीटा हो गया, तो लेट ट्रायंगल सी एम डी, यहां मैं क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन, देखिए टेन थीटा, अब ये कुल मिला के कैसा बन जाएगा फिगर, हमारा फिगर ऐसा बन जाएगा। तो टेन थीटा, यहाँ पे क्या लिखा है आपके पास, एम डी अपॉन सी डी, ये एक वाला भाग हो गया। दूसरा सिमिलरली ट्रायंगल एफ एम डी, टेन टू थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, एम डी अपॉन एफ डी। तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा, सॉरी माफ करिएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये आपके पास हो गए। तो यहां बात करेंगे कि ये थीटा है क्या, तो थीटा जो है, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ओके, अब अगर आप अगर फिगर और फिगर में ध्यान से देखेंगे तो ये थीटा और ये टू थीटा, तो टू थीटा मतलब कह सकते हो कि थीटा बहुत स्मॉल है। अगर बुक में एक चीज मेंशन किया गया है वहां पे, फॉर द स्मॉल, एंगल थीटा, तो थीटा बहुत छोटा है, तो ओके। तो अब आपका ये टेन थीटा जो है सिमिलर टू थीटा बन जाएगा। हमें ऐसे टेन को हटा देना है, हमें नॉर्मली क्या, हमें रिलेशनशिप लाना है वहां पे। तो एक क्या आपके पास क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई सी डी एंड टू थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी। अब देखिए ये थीटा की वैल्यू है, तो मैं चाहूं तो उसको यहां चेंजेस कर सकता हूं, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ थीटा we get टू थीटा इज इक्वल टू एम डी बाई एफ डी, थीटा की वैल्यू चेंज कर दूं तो टू एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। ओके, अब हमारे पास क्या बन गया, टू एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। एम डी और एम डी कट गए, तो पास क्या हो गया, टू अपॉन सी डी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ डी। अब एफ डी इधर जाएगा, सी डी उधर चला जाएगा, तो अब ये क्या बन जाएगा आपके पास, टू एफ डी इज इक्वल टू सी डी। अब थोड़ा फिगर में देखते हैं कि एफ डी था क्या, एफ डी एक फोकल था। ठीक है, फ्रॉम द फिगर एफ डी इज इक्वल टू फोकल लेंथ is equal to f and CD is equal to radius of curvature, तो ये क्या हो जाएगा r, therefore
2FD इज इक्वल टू CD, अब वैल्यू चेंज कर लेंगे, 2F इज इक्वल टू R, ये आपका इक्वेशन बन गया। अब F डिपेंड करता है, आप देख सकते हैं यहाँ साथ साथ सब चीज एक्सप्लेन हो गया। देखो आपको लगे कि मैं इतना लंबा चौड़ा क्यों किया है, क्योंकि ये 3 मार्क्स में आ जाता है आपके एग्जाम में, तो इसको थोड़ा वेल अच्छे से लिखिए तो बेटर है। अब F डिपेंड करता है कि F किस पे क्या आता है, तो फॉर कॉन्केव मिरर F इज इक्वल टू नेगेटिव, फॉर कॉन्वेक्स मिरर F इज इक्वल टू पॉजिटिव। अब जाके ये कंप्लीट हुआ। मतलब कोई अगर चाहे ना कि मार्क्स काटने के लिए, मतलब कैसे मैं गलती निकालूं, तो ना निकाल सके। तो देखिए आपके बोर्ड एग्जाम का एक और सवाल आपस से क्लियर हो गया, ठीक है। अभी आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे साफ साफ, ओके साफ साफ। हमें अगर ऊपर देखें तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ मेयर इक्वेशन। तो पहले बता दिया कि आपके पास जो मेयर इक्वेशन जो होता है वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, हमें ये कंडीशन चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देख सकते हैं फ्रॉम द फिगर, तो इसमें अगर आप दो ट्रायंगल को देखें, कौन सा, पहले एक ये ट्रायंगल, उसके बाद एक ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों में, तो ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ एंड एम पी एफ, ये भी ट्रायंगल। अब अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों ही ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, कि दोनों ही क्या है, आरएचएस है। ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है। तो देयरफॉर ट्रायंगल बी डैश ए डैश एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल एम पी एफ बाय आरएचएस। ये हो गए, ठीक है। जब सिमिलर हो जाते हैं तो ट्रायंगल क्या इसके साइड कहते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा इसमें भूल के भी गलती से हाइपोटेनस नहीं लीजिएगा, हाइट और बेस लीजिएगा। हाइट और बेस क्यों, हाइट वजह से आपको ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट मिलेगा लास्ट में कुल मिला के, और डिस्टेंस इस बेस इसलिए ताकि आपको डिस्टेंस पता चले कि मिरर से कितने डिस्टेंस पे है। तो हम बस हाइट और बेस का ही लेंगे। तो बी डैश ए डैश प्रोपोर्शनल टू MP इज इक्वल टू बी डैश एफ, जो डिस्टेंस है, अपॉन FP। ओके, ये तो आपके पास पहला इक्वेशन बन गया। लेकिन आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो MP है ये किसके बराबर है, इस AB से, तो वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। हमने जो जहां शुरुआत किया ना, ये इमेज का हाइट था, और ये हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो मैं चाहूं तो अबव इक्वेशन में मैं MP को चेंज कर सकता हूं और लिख सकता हूं MP इज इक्वल टू AB। इसका मतलब B डैश A डैश इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू B डैश F अपॉन FP। एक रिलेशन, मतलब अब देखो साफ साफ पता चल रहा है ना कि किसके बाद कौन आ रहा है। तो मतलब अब मैं इस ट्रायंगल को मैं आप में इंट्रोड्यूस कर सकता हूं। ओके, अब अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट से एक रे निकल रही है और पास होते हुए डाउनवर्ड की तरफ चली जा रही है, और यहां कुल मिला के एक ऐसा एंगल और ये एंगल आपस में बन रहा है। तो आपने एक लॉ पढ़ा होगा कि जब ऑब्जेक्ट से रे निकलती है और कोर में जाके टच करे तो उस तरफ जाके जब निकल जाते हैं तो वहां पे ये दोनों जो एंगल बनाते हैं दोनों ही इक्वल होते हैं। ओके, तो देख सकते हो सिंस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल बी पी ए डैश, ये आपस में इक्वल हो गए। अब ये इक्वल हो गए तो यहां पे एक और ट्रायंगल बनाते हैं ये। तो मतलब अभी जो ट्रायंगल बनाएंगे, अगर ये ट्रायंगल आपस में इक्वल होते हैं तो मतलब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप क्या आने वाला है। तो इस केस हमें यहाँ पे एक और चीज क्या मिला कि देयरफॉर ट्रायंगल कौन से ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल, आप देख सकते हो यहाँ पे ए बी पी, और हमने कौन से बात कर ली, हमने इस वाले की बात कर ली है कि ट्रायंगल बी डैश ए डैश पी आपस में सिमिलर हो गए। तो वापस से क्या करेंगे, हम अपने उसके साइड को प्रोपोर्शनल कर लेंगे। तो
शुरुआत किससे करेंगे, ए बी वाले से, बी डैश ए डैश अपॉन ए बी ए, बी ए लिखो या ए बी लिखो, दोनों बराबर ही चलता है, उसको कोई दिक्कत को लेके है नहीं। अब डिस्टेंस को लेके बात करें तो डिस्टेंस बी डैश पी इज इक्वल टू अपॉन बीपी। अब ये वाला कंडीशन आपके पास आ गया, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बना। अब इस इक्वेशन को देखो, आपका ये इक्वेशन और इस इक्वेशन आपको कुछ सिमिलरिटी दिख रहा है आप लोग को, तो सॉरी इसको नहीं, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 कहलाएगा और ये आपका 3 कहलाएगा। तो अगर मैं कहूं आपको, मैं ये इक्वेशन को मैच कर, तो कुछ आपको इक्वलिटी दिख रहा है, ये देखिए एलएचएस में, देखिए दोनों आपस में एलएचएस, ये दोनों बराबर है। ओके, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम 2 एंड 3, 2 एंड 3 से आप ये कह सकते हो बी डैश एफ अपॉन एफ पी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन बीपी। लेकिन अब इसको चेंजेस कैसे करें, ये आपस में चेंजेस कैसे ले सकता है, अभी ये भी देखना जरूरी है। मतलब अगर फिगर में देखें तो फिगर में क्या है, बी डैश एफ और बी डैश पी। तो अब अगर मैं एक चीज कहूं आपको मैं कि मुझे अगर बी डैश पी चाहिए, तो मैं बी डैश पी के लिए, देखो बी डैश पी कितना है आपके पास, कितना है, तो मैं अगर बी डैश पी में से अगर माइनस में पी डैश एफ कर दूं तो हम इसको निकाल सकते हैं। मतलब इसको मैं चाहूं तो एक और तरीके से इसको मैं लिख सकता हूं, इस वाले इक्वेशंस को यहाँ पे देखिए, या आप इसको निकाल दीजिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये कहूं बी डैश पी अपॉन बीपी है और यहाँ के पास बी डैश एफ अपॉन एफ पी है, इसको आप चेंज लिख सकते हो, क्योंकि बी डैश एफ जो है फिगर के हिसाब से बी डैश पी माइनस एफ पी। आपको लगेगा ऐसा क्यों, क्योंकि इनके ही वैल्यूज है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और नहीं, ये जो है ये कुछ और नहीं, ये वी है, और ये कुछ और नहीं, ये आपका एफ है। समझे, हमें ये चीज लाना है, तो हमें 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 ये चीज हमें करना है, तो क्या लेंगे, बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। अब देखिए क्या एफ पी की कोई वैल्यू है, एफ और पी, यस एफ और पी की वैल्यू है, बीपी की कोई वैल्यू है, यस उसकी वैल्यू है, बी डैश पी की कोई वैल्यू है, उसकी भी वैल्यू है। मतलब अब कुल मिला के आपके पास सारे चीज की वैल्यू गिवन है आपके पास, ठीक है। तो देखिए ये आपका इक्वेशन नंबर 4 हो गया। तो मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूं, बी डैश पी अपॉन बीपी इज इक्वल टू बी डैश पी माइनस एफ पी अपॉन एफ पी। तो अभी तक भी आपका ये फॉर्मूला तैयार नहीं हुआ है, क्योंकि अभी इसमें चेंजेस करना बाकी है। तो कह सकते हैं यहां पे आप सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ above इक्वेशन फ्रॉम फिगर। तो ऊपर जो फिगर गिवन है उनके हिसाब से इन सभी का आप वैल्यू चेंज कर दीजिए। तो वैल्यू चेंज करने की बात करें तो पहले बी डैश पी की बात करें, तो बी डैश पी है क्या हमारे पास, इसको अगर थोड़ा मैं मिटा दूं तो थोड़ा आपको थोड़ा क्लियर दिखाई दे दे, वापस हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे हम लोग, बी डैश पी। तो यहाँ देखिए ध्यान से, बी डैश पी और ये क्या बताता है, बी। लेकिन ये जो है ये एक मिरर है और कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में ऑलवेज जो अभी यहाँ पे जो अभी ये तो हमारे लेफ्ट साइड में ही आ गया, तो लेफ्ट साइड में क्या है, तो ये हम क्या लिख देंगे, माइनस बी। और दूसरा क्या है हमारे पास, बीपी। अब बीपी की वैल्यू क्या है हमारे पास, फिगर में जाके देखते हैं हम लोग, तो देखिए वापस से B और P ये वैल्यू क्या है, U। तो हम इसको यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे हम लोग, माइनस U। अब और क्या बचा आपका, B डैश P हो गया, BP हो गया, तो ये भी हो गए। अब क्या बच गया हमारा भाई, FP बच गया। तो देखते हैं फिगर में FP क्या है। अगर फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपके पास P और F की वैल्यू क्या गिवन है, F। तो हम चेंजेस कर देंगे इसको, एफ पी इज इक्वल टू माइनस है।
मतलब कुल मिला के इसमें यू वी एफ सारे के सारे माइनस आएंगे, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हम लोग ने। इसको थोड़ा डार्क कर लेते हैं। ओके, तो माइनस वी अपॉन, यहाँ पे क्या था हमारे पास, माइनस वी का ये हो गया, पी का है माइनस यू इज इक्वल टू माइनस ये आपके पास माइनस बी, क्योंकि ये आपका पी है ना, पी है, डी नहीं है, पी है। ओके, माइनस हो गया। अब एफ पी क्या था, वो भी तो माइनस में ही चल रहा था, और नीचे क्या था, ये भी माइनस में था। अब सबको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस करके v बाई यू हो जाएगा। ये माइनस बाहर जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा, ये हो जाएगा आपके पास, अगर आप, हाँ, तो माइनस बी प्लस एफ अपॉन माइनस एफ। भारी समस्या, नीचे वापस से माइनस आ गया। एक काम कर लेते हैं, यहां से एक माइनस बाहर निकाल लेते हैं, पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन बाहर, बी प्लस में, और एफ माइनस में आ जाएगा, और यहाँ आपके पास एफ माइनस में था ही, तो कुल मिला के ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे। ओके, अब आगे देखते हैं क्या बच गया। v बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचा, v माइनस एफ अपॉन एफ। अब इन दोनों में क्या करिए, आप इसको आप इससे बांट दीजिए और एक आप इससे बांट दीजिए, तो ये आपका कैसा हो गया, u बाई बी इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस f बाई एफ। देखिए वापस ये और ये कट गया, इसकी वैल्यू क्या बन गई, 1। ओके, ठीक है, वापस क्या हो गया, u बाई बी इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। अभी आपके पास आ गए। अब कुल मिला के यहाँ पे हमें काम करना है कि हमें नीचे में कुल मिला के हमें क्या चाहिए, जो हमें यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनाना है, एफ वाला कंडीशन बनाना है। अगर आप इसको इधर लेके चले आते हो तो ये क्या हो जाएगा, यू बी प्लस 1 इज इक्वल टू वी बाई एफ। तो ये आपका इक्वेशन तैयार हुआ। अब इक्वेशन का समझ गया, आपके पास इक्वेशन बन गया। अब हमें ये ध्यान देना है कि कुछ भी ऐसे गड़बड़ियां ना हो और इक्वेशन में नीचे के तरफ जो u आ जाए, v भी आपके पास आ जाए, ठीक है। तो हम्म, हम्म, चलो भाई, b से डिवाइड किया था, कैसे b से डिवाइड करने से आ गया, शिट, इसलिए गड़बड़ी हो गई। यहीं से गड़बड़ी हो गई। चलो, गड़बड़ी कैसे हो गई भाई, गड़बड़ी हो गई, भारी मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं। Okay. अब देखिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, v बाई यू इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या बच जाएगा, v बाई एफ माइनस एफ बाई एफ, और एक कुल मिला के ये आपस में कट जाएंगे, जहाँ वैल्यू 1 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास, अब मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं, तो v बाई यू इज इक्वल टू v बाई एफ माइनस 1। अब ये 1 भी इस तरफ आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, v बाई यू प्लस 1 इज इक्वल टू v बाई एफ। तो ये आपका इक्वेशन नंबर कौन सा बन गया, 6 नंबर इक्वेशन बन गया। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड दोनों ही तरफ आप v से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय v ऑन बोथ साइड, दोनों आपसे डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास, v बाई यू मल्टीप्लाई v प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू v बाई एफ मल्टीप्लाई बाई v। देखिए v और v कैंसिल, यहां से v और v कैंसिल, तो मिला क्या बन गया, 1 बाई यू प्लस 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई एफ, बन गया मेरा इक्वेशन। अब लास्ट में लिख दीजिए वेयर u इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, v इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज, f इज इक्वल टू फोकल लेंथ। ये आपका क्या बन गया, मिरर इक्वेशन, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें आते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्निफिकेशन।
कि मैग्निफिकेशन पे कैसे काम किए जाए। तो देखिए आपको समझाता हूँ, यहाँ पे अभी यहाँ पे तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया, तो मैं एक और यहाँ पे एक पेपर ले लेता हूँ व्हाइट पेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर बात किए जाए तो ओके, अभी यहाँ पे देखिए हमें क्या ढूंढना है, मैग्निफिकेशन, जिसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशंस कहते हैं। आपने पढ़ा होगा m इज इक्वल टू, हम पढ़ते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब अगर ये बात करें तो ये कैसे मिलेगा, तो अब आप अगर फिगर में, अगर वापस को फिगर में चले जाएं तो देख सकते हैं हमने एक कंडीशन जगह लिखा था जहां साफ साफ मेंशन हुआ था उनके हाइट को लेके, हाइट हाइट और डिस्टेंस। तो थोड़ा ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 3। तो यूजिंग द मिरर इक्वेशन फिगर, क्या था भाई, ट्रायंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ट्रायंगल ए बी एफ सिमिलर टू ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी। तो इसे हमें क्या मिला था, बी डैश ए डैश इज इक्वल टू बी अपॉन ए इज इक्वल टू, और क्या था, बी डैश पी बी पी, बी डैश पी अपॉन बी पी, ये वाला कंडीशन था। अब ध्यान से देखेंगे तो ये सब चीजें हैं क्या, तो देखिए आपको लग रहा है कि ये चीज मैंने क्यों करवाया। तो यहाँ पे ए डैश बी डैश वाला जो है ये दोनों की हाइट बारे में बात करते हैं, और ये जो है इन दोनों के डिस्टेंस बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, तो अब फिगर में आपके पास यहाँ पे ये पी वाला आ जाता है केस। ओके, अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा आपके पास, वैल्यू चेंज करिए तो ये आपके पास हो जाएगा एच डैश, ये आपके पास एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये माइनस आपके पास कंडीशन आता है, ठीक है। अब कहिए कि ये माइनस कैसे आएगा, आपको मैं यहां बताते हैं, आपको मैं यहां बता देते हैं कि देखो अगर ध्यान से देखोगे ना, इमेज आपका उल्टा आया हुआ है, इमेज उल्टा है, इमेज उल्टा है। तो अगर मैं वैल्यू चेंज करने जाऊंगा, इसमें वैल्यू चेंज करने जाऊंगा तो बी डैश ए डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच डैश, और बी ए की वैल्यू कितनी आएगी, एच, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बी डैश पी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस बी, और बीपी की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस यू। आप सब रख के देख लो अपने 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 हिसाब से, माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन माइनस यू, माइनस माइनस कट गया, क्या बच गया, माइनस एच अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो चाहे वी इधर रखो या उधर रखो तो बराबर ही रहने वाला है। तो ये आपका हो गया मैग्निफिकेशन फॉर्मूला। तो देख सकते हैं आपके पास एक ये कंडीशन है जो यहाँ पे मैंने लिखा है कि h अपॉन एच मतलब एच डैश अपॉन एच, तो ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू, m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। ये आपके पास एक रिलेशन तैयार होता है, ठीक है। तो ये है जहां पे सिर्फ रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन को लेकर पूरी बात मैंने बताई कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या क्या है, रिफ्लेक्शन पे लॉ कैसे आता है, उसके साइन कैसे, सिंबल कैसे यूज करते हैं हम लोग। आगे फिर आपको मैंने ये बताया कि उसके रिलेटेड लेके आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर कैसे लेके बात आता है, और कैसे कैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सॉल्व करना है। फिर आपको मैंने ये बताया कि उसी के रिलेटेड
क्वेश्चंस कैसे पूछा था, जो 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 सीधे बोर्ड मार्क्स में 4 मार्क्स से पूछे जाते हैं डिराइव के साथ, आपको वो बताया गया। अब यहाँ बीच में एग्जांपल आ गए थे ये, और ये आपके पास एक एक्स्ट्रा टॉपिक था मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन को लेके। अगर ये आ गया तो अभी आप लेके लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपके पास ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल, अब तो एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो बात क्या कह रहे हैं, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा गया है। हम ऑब्जेक्ट को मतलब देखो, ठीक है पहले पढ़ लेते हैं हम लोग। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, सेकेंड नंबर 2 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो पहले क्या करिए, रफ डायग्राम बनाइए, रफ डायग्राम, ठीक है, जहां आप ये बताइए कि हाँ ये मिरर है और यहां कहीं दूर में, यहां कहीं दूर में एक मैंने पोल बना दिया और कहीं दूर पे एक इमेज खड़ा है, सॉरी ऑब्जेक्ट खड़ा है। ओके, तो ऑब्जेक्ट हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना गिवन है आपके पास, 15 सेंटीमीटर। तो रेडियस, रेडियस मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, आर, और आर क्या होता है 2f। तो मतलब हमें अगर f चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, r को भागा करना पड़ेगा। इसीलिए 15 का कितना हो गया, ये 7.5। अब माइनस क्यों लिया गया, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो f माइनस में ही आने वाला है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी जो है मिरर के सामने खड़ा है, इसलिए ऑब्जेक्ट को भी क्या रख दिया गया, -10। इन्होंने क्या कहा था, पोजीशन बताओ, नेचर बताओ और मैग्निफिकेशन बताओ। ठीक है, तो पहले हमने v निकाल दिया, मेरे पास सॉल्व है तो मैं बच्चा को तो बस एग्जांपल समझा रहा हूं। तो v निकल गया, v निकाल दिए, मैग्निफिकेशन भी निकाल दिए। अब आखिरकार इनका जो कहना था कि ये रियल और इन्वर्टेड आया, अब ये कैसे, अब ये थोड़ा समझिए आप। यहाँ पे मिरर के केस के हिसाब से जो भी चीज सामने रही ना, इन फ्रंट, और ये क्या है, बिहाइंड, जो भी चीज इन फ्रंट में रहेगी वो चीज कहलाएगी रियल, और जो चीज बिहाइंड बैक साइड जाएगी वो कहलाएंगे वर्चुअल। अब एक और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है कि जब भी अगर, सॉरी माफ करिएगा, ये यहां पे हमारे पास है, जब भी अगर रियल आया, अगर रियल आया तो उसके साथ इन्वर्टेड तो आएगा ही आएगा, और अगर वर्चुअल आया इसका मतलब उसके साथ आपका इरेक्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, अब कहोगे कि फिगर फॉर्मूले के हिसाब से कैसे पहचाने, तो फॉर्मूले के हिसाब से मतलब रियल है तो मतलब v क्या आएगा, नेगेटिव। ऊपर जाते हैं, ये देखिए v नेगेटिव आया था, तो नेगेटिव आया तो मतलब ये क्या आ गया, रियल। और रियल आया तो क्या कहेंगे हम, रियल आया तो क्या कहेंगे कि ये कैसा है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब आपका h जो है, h आपका वो भी h डैश, वो भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर नीचे बनने वाला है, और पोल से अगर नीचे की तरफ बना है तो इसका मतलब है कि ये आपका नेगेटिव शो करता है, नेगेटिव। ठीक है, अब अगर v पॉजिटिव आ जाता तो ये आपका ऐसा केस होता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि किस केस में, क्योंकि आपके पास और भी ऐसे सवाल है, अगर आप 12वीं बच्चे देख रहे हैं तो, कि जब अगर ये आपका मान लीजिए फोकस है और ये कर्वेचर है, जब ऑब्जेक्ट पोल और इसके बीच में खड़ा हो तभी उस समय जो v निकलेगा वो v यहां कहीं निकलेगा, मतलब v जो होगा पॉजिटिव निकलेगा। पॉजिटिव निकला तो मतलब इमेज, हमारा नेचर जो होगा वो इरेक्ट ही बनने वाला है और वर्चुअल बनने वाला है। अदर देन हर केस में जब तक ऑब्जेक्ट फोकस लेंस के पीछे की तरफ रहेगा तब तक इमेज उसमें नेगेटिव ही बनेगा। नेगेटिव बनेगा तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड ही रहेगा, इसका मतलब एच डैश भी जो है वो भी नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, ओके। अब सेम देखिए वही हमने क्या किया, 0 पॉइंट हमने -5 सेंटीमीटर लिए और उसको भी सॉल्व किए बिहाइंड द मिरर, बाकी वर्चुअल। अब वर्चुअल क्यों बना, देखिए यहाँ पे केस आ गया, वर्चुअल क्यों बना, v क्या आया, पॉजिटिव। अभी आपको जैसा मैं समझाया था मैंने, अगर v पॉजिटिव आ गया तो वो कैसा बनेगा, इरेक्ट। इरेक्ट आ गया तो इसका मतलब वर्चुअल प्लस वगैरह वगैरह सभी चीज आ गया।
अब मैग्निफिकेशन भी आपका प्लस में आ जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। इसमें देखिए मैग्निफिकेशन नेगेटिव में चला गया। तो ये एक ऐसा एग्जांपल था जो दोनों से एक्सप्लेन करता है कि कब बी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है, और मतलब इसका मतलब वो कब वर्चुअल या कब इरेक्ट हो, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा, और कब रियल हो सकता है। रियल मतलब आपको उसमें उल्टा नजर आएगा, सिंपल सी बात कहूं तो इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, इरेक्ट मतलब सीधा खड़ा रहता है, बस और कुछ नहीं। ठीक है, बाकी आगे तो हम बात करेंगे। तो आगे आपके पास यहाँ पीछे नंबर आ गया, पीछे हमारे पास एक्सरसाइज आ जाता है। चलिए ये कभी मैं आपको कभी और समझाऊंगा एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।